हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो सीरीज में हम लोग एनडीए में जो भी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसे विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। द टर्म बायोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय डी लेमार्क। लेमार्क ने टर्म बायोलॉजी टर्म दिया है। एंड लिनस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एरिस्टोटल ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड थियोपेरेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। ओके, सो बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय लेमार्क। डी इज करेक्ट आंसर। बेसिक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो फिजिकल बेसिस क्या है लाइफ का? तो आंसर इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और क्या होता है? और साइटोप्लाज्म होता है। तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसी प्रोटोप्लाज्म में जो है जितना भी लाइफ का जितना भी प्रोसेस है, जितना भी रिएक्शन है, वो सब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में होता है। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस और सेल भी आ जाता है। इसलिए ये दोनों आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। और जो है सेल के अंदर ही फूड का भी सिंथेसिस होता है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा और सी करेक्ट होगा। द मोस्ट पिक्यूलियर फीचर शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कौन सा पिक्यूलियर फीचर्स है? तो हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं? वो सेल से बने हैं। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर, डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और जो बाकी के ऑप्शन है जैसे एक्सक्रीशन, ऑटोट्रॉपिक नेचर, ट्रांसपायरेशन, ये सारे एक्टिविटीज कहाँ होते हैं? ये सारे एक्टिविटीज होते हैं विद इन सेल। सेल के अंदर सारे एक्टिविटीज होते हैं, ये सब कुछ सेल करता है। इसलिए जो पिक्यूलियर फीचर्स की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पिक्यूलियर फीचर्स जो होता है वो उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप के सेल का वो बना होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग इज, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या है? तो साइज, ये तो इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन इज मोमेंट एंड ग्रोथ। लिविंग के अंदर क्या होता है? ग्रोथ होता है और मूवमेंट भी है। और नॉन लिविंग में क्या होता है? मूवमेंट तो होता है। मूवमेंट इन सेंस ये मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि एक जगह से हम दूसरे जगह अगर हम मूव कर पाते हैं तो वो मूवमेंट हुआ। तो बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग्स है, जैसे कि अगर हम व्हीकल्स का बात कर लें तो व्हीकल्स क्या होता है? वो मूव करता है एक दूसरे से दूसरी जगह, तो मूवमेंट तो उसमें भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए ये आंसर क्या होगा? बी करेक्ट, इनकरेक्ट होगा। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये जो प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंस है ये बहुत मेन डिफरेंसेस है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि ये किस में होता है? ये सिर्फ लिविंग के अंदर होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। तो ये जो है सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए मेन डिफरेंसेस प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द न्यूट्रिशन अकरिंग। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ? तो जो भी हम फूड लेते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलता है और हम अपना काम कर पाते हैं, वर्क करते हैं, तो वो न्यूट्रिशन हुआ। तो न्यूट्रिशन कौन लेता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये लिविंग है। तो नॉन लिविंग को न्यूट्रिशन का कोई ज़रूरत नहीं होता, ये ऑप्शन एंड ये भी ऑप्शन गलत। तो लिविंग इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी अनकंट्रोल्ड इन, क्या कहा जा रहा है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जानते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले क्या होता है? सेल। बहुत सारा सेल मिलके क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से फिर क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से फिर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। तो ये क्या है? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ कह रहा है कि अनकंट्रोल्ड किस में है? अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग में क्या होता है? सब कुछ कंट्रोल्ड वे में होता है, मतलब सेल का साइज, शेप या डिवीजन सब कंट्रोल्ड वे में होगा। लेकिन जो अनकंट्रोल्ड है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लिविंग में ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। पहले सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम। लेकिन जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता, वो अनकंट्रोल्ड होता है।
तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, नॉन लिविंग होगा, क्योंकि अगर यहाँ कंट्रोल्ड कहा लिखा रहता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता, लेकिन यहाँ अनकंट्रोल्ड है इसलिए बी करेक्ट आंसर होगा। मैकेनिकल मूवमेंट। अब मैकेनिकल मूवमेंट क्या होता है? तो मैकेनिकल मूवमेंट क्या है? जैसे कोई भी मशीन है, ओके, मशीन है, तो ये अपना जो पार्ट्स है, मशीन का जो पार्ट्स है, ठीक है, उसको क्या करती है? वो मूव करती है। जो भी मशीन को जो भी काम करना होता है और वो अपने पार्ट्स को मूव करती है, तो ये जो मूवमेंट होता है कैसे होता है? उसको क्या चाहिए होता है? पावर चाहिए होता है। अब ये पावर कहाँ से मिलता है उसको? तो इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है। तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से पावर लेके अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करता है, और इसी को कहते हैं क्या? मैकेनिकल मूवमेंट कहते हैं, और ये मशीन्स करता है। तो ये क्या हो गया? ये नॉन लिविंग है, तो बी करेक्ट आंसर। हमें मूव करने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो हम फूड लेते हैं, जो एनर्जी स्टोर होता है, जो एनर्जी फॉर्म्ड होता है, उससे हम उसी से हम क्या करते हैं? अपना मूवमेंट करते हैं, तो लिविंग हो गया। लेकिन यहाँ मैकेनिकल मूवमेंट कह रहा है, इसलिए नॉन लिविंग हो। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर शोन बाय, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन शोन करता है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में क्या डिफरेंसेस है? तो एनाबॉलिक क्या हुआ? जब क्या हुआ कि सिंपल फॉर्म में, मतलब एक छोटा चीज मिलकर अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है, ठीक है, मतलब यहाँ क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है, यहाँ एनर्जी स्टोर होता है। लेकिन कैटाबॉलिक में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो किस में ब्रेक होता है? वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है, और इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो एनाबॉलिज्म के केस में एनर्जी स्टोर होता है, कैटाबॉलिज्म के केस में एनर्जी रिलीज होता है, और ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही हो सकता है, लिविंग बींग्स में ही हो सकता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। डिफिनिट शेप एंड साइज इज प्रेजेंट इन, तो डिफिनिट शेप और साइज जो है वो लिविंग में प्रेजेंट होता है। डिफिनिट शेप एंड साइज कैसे? कि जितने भी बॉडी में जितने भी टाइप्स के सेल हैं, ठीक है, हर सेल का क्या होता है? एक अपना डिफिनिट शेप और साइज होता है, चाहे वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों ना हो। तो इसी वजह से ये जो डिफिनिट शेप एंड साइज है वो क्या होगा? लिविंग। सो ए इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वेस्ट प्रोडक्ट कौन एक्सक्रीट करता है? लिविंग एक्सक्रीट करता है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? तो लेमार्क को क्या, लेमार्क ने क्या दिया था? बायोलॉजी दिया था, बायोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। एरिस्टोटल ने क्या बताया था? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने बताया था। और लिनस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वेन लीवॉनहोक। तो बी इज ए करेक्ट आंसर है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। इरेटिबिलिटी इज सोन बाय। अब इरेटिबिलिटी मतलब क्या होता है? तो एक्सिटाबिलिटी, एक्सिटाबिलिटी, हम जो एक्साइट होते हैं, मतलब हम एक्साइट कब होते हैं? जब किसी स्टिमुलाई, अगर कोई स्टिमुलाई है जिसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे वो बॉडी के इंटरनल हो या एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स हो। तो हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, जिससे कि हम एक्साइट, जैसे स्टिमुलस आता है कुछ भी तो हम एक्साइट होते हैं, जिसके कारण कि हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसी को कहते हैं इरिटेबिलिटी। और ये किस में होता है? ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ही रिस्पॉन्स कर सकता है, नॉन लिविंग कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रायोफाइटा रिजेंबल्स एल्गीज ड्यू टू द फीचर्स ऑफ। तो ब्रायोफाइटस रिजेंबल्स एल्गी, ये कौन करता है? तो वही जिसमें कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो, मतलब जो अपना खाना खुद से बना सकता है और जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो। तो सी करेक्ट आंसर होगा कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज कर सकता है और वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो। अब ये वस्कुलर टिश्यू क्या हुआ? ये 2 टाइप्स का सेल है, 2 टाइप्स ऑफ सेल। वस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 2 तरह का सेल का बना होता है, ज़्यादातर ये प्लांट में होता है। फर्स्ट है जाइलम और सेकेंड है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड या न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का, प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ब्रायोफाइटम्स जो एल्गी को रिजेंबल्स करता है, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज और वस्कुलर टिश्यू
दोनों प्रेजेंट हो। तो सी इज करेक्ट आंसर। Which of the following does not possess a specialized conducting tissue for transport of water and other substances in plants? तो सबसे पहले कि वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करता है कंडक्टिंग टिश्यू, वो कौन करता है? जाइलम करता है। प्लांट में जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? डू नॉट, डज नॉट पोजेस, मतलब इसमें से कौन से हैं जो कि ये जाइलम जो है वो जाइलम उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो मर्चेंटीना, इसमें जो है वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो वस्कुलर टिश्यू में क्या हो गया? जाइलम और फ्लोएम, इसमें दोनों आता है। ओके, तो वस्कुलर टिश्यू मर्चेंटीना में अब्सेंट हो रहा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। और इन तीनों में क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। जबकि एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट। और साइकन और फर्न्स जो है ये क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज करेक्ट आंसर। मर्चेंटीना के पास कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, चाहे वो जाइलम हो चाहे वो फ्लोएम हो। स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ, स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ फंगी को कहते हैं। अब फंगी को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? डिकम्पोज करता है, इसलिए इसको स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ करते हैं। डिकम्पोज क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है सिंपल सब्सटेंस में। और ये जो ब्रेक करता है ये एक एंजाइम ये सेक्रीट करता है, ये एंजाइम सेक्रीट करता है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। इसलिए स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ क्या है? वो फंगी है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था। ओके, इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। हैकेल ने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। कॉपलैंड ने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और लिनस ने, जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, उन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, सो करेक्ट आंसर इज ए, विटेकर। अब विनस फ्लावर बास्केट किसका कॉमन नेम है? तो विनस फ्लावर बास्केट जो है यू प्लैक्टेला का कॉमन नेम है, तो बी करेक्ट आंसर। अब साइकन का कॉमन नेम क्या है? स्पॉन्ज है। यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या है? बाथ स्पॉन्ज है। एंड ल्यूकोसोलिनिया का कॉमन नेम है कैलकेरियस स्पॉन्ज। तो फॉर दिस क्वेश्चन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस? तो स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसका सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इसके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और इस पोर्स की वजह से जो है वाटर जो है स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर जाता है। और इसके अंदर एक सिंगल पोर भी होता है, जिसको कहते हैं ऑस्क्यूलम, जिससे कि इस ऑस्क्यूलम से वाटर जो है बॉडी के बाहर आता है। और ये जो ऑस्टिया, उसके जो बॉडी पे बहुत सारा ऑस्टिया जो पोर्स प्रेजेंट होता है, जिससे कि वाटर बॉडी के अंदर जाता है। तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या होगा? बॉडी हैज पोर्सेस। अब एक्वेटिक है, तो ये जो स्पॉन्जेस होता है वो फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों होता है। तो ज़्यादातर जो क्या होता है ये मैरीन होता है। ओके, डिप्लोप्लास्टिक मतलब क्या हुआ कि एक्टोडर्म, जो ऑर्गेनिज्म एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म से बना हो। तो जब यहाँ एक्टोडर्म और इंडोडर्म हो जाएगा तो ये किस लेवल का हो जाएगा? टिश्यू लेवल का हो जाएगा। लेकिन स्पॉन्जेस जो है वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, मतलब वो उसमें टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं। इसलिए बी भी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। और किसी भी तरह का लिविंग और नॉन लिविंग में ये कनेक्टिंग लिंक का काम नहीं करता। सो डी बी इज करेक्ट, इनकरेक्ट होगा। सो सी इज करेक्ट आंसर। बॉडी हैज किस एनिमल्स में, इन विच एनिमल्स कॉलर सेल्स आर फाउंड? कॉलर सेल्स किस में पाया जाता है? तो जो भी फाइलम, वैसे एनिमल्स जो फाइलम पॉरीफेरा के हैं उनमें क्या होता है? कॉलर सेल प्रेजेंट होता है। और स्पॉन्ज जो है वो किस फाइलम का है? पॉरीफेरा का है। तो कॉनोसाइट्स भी कहते हैं, ये पॉरीफेरा का है, इसलिए इसमें स्पॉन्जेस में
कॉलर सेल्स प्रेजेंट होता है। हाइड्रा जो है वो, उसका फाइलम क्या है, नाइडेरिया। और सैंडवॉर्म का फाइलम क्या है, एनिलीडा। स्टारफिश का है इकाइनोडर्माटा। और ये जो कॉलर सेल्स है वो पॉरीफेरा फाइलम में प्रेजेंट होता है, जो कि स्पॉन्ज है। इन पॉरीफेरा स्केलेटल फॉर्मिंग सेल्स। तो स्केलेटल फॉर्मिंग सेल क्या है, स्क्लेरोसाइट्स। ये चारों सेल्स जो है ये सब पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ स्केलेटल फॉर्मिंग सेल्स कहा गया है। तो स्केलेटल फॉर्मिंग सेल्स स्क्लेरोसाइट्स है। ये क्या फॉर्म करता है, बॉडी वॉल। मीन्स स्पॉन्जेस का, या पॉरीफेरा में जितने भी जैसे कि स्पॉन्जेस है उनका क्या फॉर्म करता है, बॉडी वॉल फॉर्म करता है। ठीक है, तो स्क्लेरोसाइट्स क्या हो गया, जो स्केलेटल फॉर्म करता है। अब एमीबोसाइट्स एंड आर्कियोसाइट्स। एमीबोसाइट्स एंड आर्कियोसाइट्स दोनों, एमीबोसाइट्स को आर्कियोसाइट्स भी कहते हैं और आर्कियोसाइट्स को एमीबोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो है मोबाइल सेल है। मोबाइल सेल मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मूवमेंट होता है, ये अमीबा की तरफ मूव कर सकता है। और दूसरा क्या है, ये टॉटीपोटेंट सेल है। अब टॉटीपोटेंट सेल मतलब क्या हुआ कि ये जो है वैसा सेल जो एक टाइप से दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाए, उसको टॉटीपोटेंट कहते हैं। तो एमीबोसाइट्स एंड आर्कियोसाइट्स जो है वो मोबाइल सेल्स और टॉटीपोटेंट सेल। और थीसोसाइट्स जो है ये होता है, कैसा होता है, ये बाइन्यूक्लिएट होता है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर यॉक स्टोर होता है। मतलब इसका काम क्या है कि ये जो है फूड स्टोर करने का काम करता है, थीसोसाइट्स। तो स्केलेटल फॉर्मिंग सेल क्या हो गया, स्क्लेरोसाइट्स। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon. And next video में हम लोग और 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आया है, 20 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन के साथ उसे सॉल्व करेंगे। So if you like this video, please share with all friends and keep watching and stay tuned. And thank you so much.